तो अभी हमने ये सीखा कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है। अभी हमने वेरिएबल के जो और डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू स्कोप, हमारा वेरिएबल तीन तरह का होता है: लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, और एक हमारा कॉन्टेक्स्ट स्कोप। अभी हमने इसको डिस्कस ही नहीं करा है, क्योंकि इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको पाइथन के और कॉन्सेप्ट अभी आने चाहिए, वो हमें अभी नहीं आते हैं। तो वेरिएबल क्यों पढ़ाया फिर आपने अभी? क्योंकि जो और टॉपिक हैं उनमें वेरिएबल का यूज होगा। तो अभी जितना हम पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। अब इसी तरह से अगर हम वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल के साथ और भी टॉपिक हैं जो हमारे रह जाते हैं, जैसे स्कोप वाला हो गया, ऐसी हो गया टाइप, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप वेरिएबल कितने टाइप का हो सकता है। तो अभी हमने इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, इन चार की बात करी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि सर और भी टाइप हो सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, लाइक लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, एरे, पता नहीं कितने मिलेंगे अभी। तो वो हम कंप्लीट कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डेटा टाइप तो आप ही बना सकते हो पाइथन के अंदर। तो आप अपना डेटा टाइप बनाएंगे तो उसका भी वेरिएबल बनाया जा सकता है। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल अभी हमने कर लिया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ वेरिएबल का चैप्टर। जैसे जैसे और टॉपिक हमारे आते जाएंगे पाइथन में, वेरिएबल से कनेक्टेड जितने और कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे स्कोप वाला चैप्टर तब पढ़ेंगे जब आप फंक्शन पढ़ लोगे। अभी फंक्शन ही नहीं आता हमारे लिए, तो स्कोप हमारी समझ में आएगा ही नहीं क्या होता है स्कोप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ कुछ यूज केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं पहले। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम किस किस टाइप पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इंटीजर पे कर सकते हैं, फ्लोट पे कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे कर सकते हैं, बूलियन पे करेंगे, या किस पे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में आपने जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमें समझाए थे, तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने इंटीजर के साथ यूज करे हैं। ठीक है। तो अब इंटीजर के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी समझ में आ गया कि भाई हमने क्या करा, 10 को डिवाइड कर दिया 3 से। ऐसा हो सकता है 10.5 को डिवाइड कर दिया 3 से, या 10 को डिवाइड कर दिया 3.5 से। तो सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे अभी आपके। तो हमने लास्ट क्लास में हम स्टिक हो गए थे इंटीजर को लेकर, कि इंटीजर ही हम यूज कर रहे हैं डिवीजन में। तो आज हम ये सीखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ने के लिए हम किन किन टाइप्स का यूज कर सकते हैं। तो आंसर आता है, आप न्यूमेरिक टाइप का यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ने के लिए, न्यूमेरिक टाइप्स का। अब न्यूमेरिक टाइप्स में पाइथन के पास तीन टाइप होते हैं। न्यूमेरिक टाइप में पाइथन के पास तीन टाइप होते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट, और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। तीनों के साथ आप अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तीनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। इंटीजर का फ्लोट, फ्लोट का इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, ये सब आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट किस में आएगा, है ना, वो एक बार देखेंगे। तो पहले सर एक बार कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए, ये कुछ नया सा लग रहा है। इसके बारे में हमने शायद कभी क्लास में डिस्कस ही नहीं करा है। आंसर इज यस, हमने अभी तक क्लास में इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करा है कि कॉम्प्लेक्स टाइप क्या होता है। तो अब ये क्या है इसको समझते हैं। इसको जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने सपोर्ट ज्यादा करा भी नहीं है। आप इंटीजर में शायद इसे नहीं पाएंगे, सॉरी सी में आप इसे शायद नहीं पाएंगे, सी प्लस प्लस में शायद ये ना मिले आपको, जावा के अंदर भी शायद आपको नहीं मिलेगा ये, बट पाइथन के अंदर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पाइथन के क्रिएटर खुद एक मैथमेटिशियन है। उन्होंने मैथ के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली पाइथन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। तो सर समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जब हम नंबर्स को मैथ्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करने की कोशिश करें, तो दो कैटेगरी बनती हैं। एक बनती है रियल नंबर, और एक बनता है इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब वास्तविक नंबर, जो वास्तव में होता है हमारे आसपास, हम उसे महसूस कर सकते हैं या हम उसे समझ सकते हैं अपने आसपास की दुनिया में। रियल माने वास्तविक, जो एग्जिस्ट करता है ना। तो उसे बोलते हैं रियल नंबर।
इमेजिनरी नंबर वो है जिसको हम इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन अपनी वास्तविक दुनिया में शायद कहीं देख नहीं पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में शायद वो एग्जिस्ट करता होगा। ऐसे नंबर को काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इसको मैथ्स वाले ये कहते हैं कि भाई हमने ना एक नंबर स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, और इस नंबर स्केल पर अगर कोई नंबर आता है तो वो रियल नंबर है, अगर कोई नंबर इस स्केल पर नहीं आता, इस पैमाने पर नहीं आता है और वो है, तो वो काल्पनिक नंबर है, फिर वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर यहां पर क्यों नहीं आएगा, हमने कहा देखते हैं क्यों नहीं आएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक इक्वेशन है x² + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन। x² + 1 = 0 से आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x² = -1, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे आप, तो इधर स्क्वायर रूट और इधर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचा। गणित के पास भी इस बात का आंसर नहीं है कि नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट क्या होता है। पॉजिटिव संख्याओं का जो स्क्वायर रूट होगा वो रियल नंबर आता है, बट नेगेटिव संख्या का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमें नहीं पता। तो हम क्या मानते हैं, इसे एक इमेजिनरी नंबर मानते हैं कि ये क्या होगा, एक हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्या पता क्या होगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, +-i। तो जब भी हम किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालो, चाहे स्क्वायर रूट है, चाहे क्यूब रूट है, चाहे कोई सा भी रूट निकालो, तो किसी भी नेगेटिव संख्या का रूट नहीं निकलता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अगर वो है तो वो एक काल्पनिक नंबर होगा, जो नंबर स्केल जो मैथ्स में है उस पर लाइव वो नहीं करता है हमारा। तो ऐसे संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब पाइथन के अंदर रियल नंबर को दिखाने के लिए दो डेटा टाइप बनाए गए, एक का नाम है इंटीजर और एक का नाम है फ्लोट। और इमेजिनरी नंबर को दिखाने के लिए जो डेटा टाइप बनाया गया उसका नाम है कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा इमेजिनरी जो वैल्यूज होती हैं उनको दिखाने के लिए पाइथन में यूज किया जाता है। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि क्यों ना इसका डेटा टाइप इमेजिनरी रख देते। कॉम्प्लेक्स रखने के पीछे क्या वजह है कि कॉम्प्लेक्स रख देते हैं, रखने वाले इमेजिनरी रख देंगे, ज्यादा सही रहेगा, चीजें मैनेज हो रही है, मैच हो रही है, वहां भी इमेजिनरी और टाइप का नाम भी इमेजिनरी, है ना। तो उसके पीछे वजह बताई गई कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप है ये बेसिकली रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होगा, सिर्फ इमेजिनरी नहीं दिखाएगा। कई बार हमारी संख्या ऐसी होती है जिसमें इमेजिनरी के अलावा रियल पार्ट भी होता है, तो ऐसी संख्या को मुझे ज्यादा बार दिखाना होता है। ऐसा शायद ही रियल लाइफ में कहीं मिलेगा कि जहां सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, उसके साथ कोई वास्तविक नंबर है ही नहीं। ज्यादा बार आपको यही मिलेगा कि रियल नंबर के साथ कुछ इमेजिनरी पार्ट आ गया है। तो दोनों को एक साथ दिखाने का जो डेटा टाइप है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब इसका जो फॉर्मेट है प्रोग्रामिंग में वो क्या रखा गया, A+B+J, A+B+J, जिसमें जो A है वो एक रियल वैल्यू होनी चाहिए और जो B है वो भी एक रियल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब ये स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रिंग बूलियन नहीं होना चाहिए। तो ए इंटीजर फ्लोट में से कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जो बी वाला पार्ट है ये इंटीजर फ्लोट में से कोई एक होना चाहिए, स्ट्रिंग बूलियन नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा वाला पार्ट है बी वाला, इसके सफिक्स में अगर आप जे लेटर लगा देते हैं तो इस वाले पार्ट को अब हम पूरा क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं सिर्फ रियल पार्ट। तो इस तरह से रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को
इंट पे लगा सकते हैं, फ्लोट पे लगा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर अर्थमेटिक लगाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक थोड़ी अलग होती है देन रियल नंबर की अर्थमेटिक से। ठीक है, क्यों होती है मैं कोशिश करता हूं कुछ समझाने की, कुछ दिखाने की। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूं ताकि ये एग्जीक्यूट हो लेकिन आउटपुट में कुछ ना देखे। मैंने लिखा, मान लीजिए x इक्वल टू 5 + 2j, और फिर आपसे कहा जाए कि सर एक बार टाइप चेक करके दिखाइए x का, x किस टाइप का वेरिएबल है। तो आंसर आता है कॉम्प्लेक्स टाइप। अब ये नहीं करना कि 5 अलग है 2j अलग, ये अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है, a+bj की फॉर्म में ये अपने आप में सिंगल वैल्यू है। अच्छा सर मैं ऐसे कर दूं, ये जो वैल्यू है इसकी कोई शर्त है, हमने कहा ये इंटीजर या फ्लोट होनी चाहिए। इस वैल्यू की कोई शर्त हमने कहा ये भी इंटीजर फ्लोट में से एक होनी चाहिए, मतलब ये रियल और ये रियल होने ही चाहिए। ये स्ट्रिंग हो गई तो एरर, ये स्ट्रिंग हो गई तो भी एरर। ठीक है, हमने कहा चलो देखते हैं। मैं लिखा x इक्वल टू 0 + 2j, सही है गलत है? हमने कहा सही है, 0 + 2j हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ x, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स। अच्छा सर जब जीरो है ही तो लिखूं क्या मैं? ऐसे लिख दूं सिर्फ 2j? हमने कहा ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ फिर क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा? हमने कहा कहलाएगा। तो आप बोलोगे इसका ए वाला पार्ट तो है ही नहीं, मैं बोलूंगा जीरो मान लो, ए वाले पार्ट को मैंने जीरो मान लिया। अब जीरो लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? तो अभी भी इसका टाइप जब चेक करेंगे तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स ही आएगा। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड नोटेशन इसका a+bj बताया गया है। करते हैं सब कुछ, जो जो मन में आ रहा है वो सब कुछ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में जो आ रहा है वो ये कि गणित में इमेजिनरी नंबर का सफिक्स आई होता था, पाइथन ने आई क्यों नहीं रखा? अगर पाइथन वाले आई रख देते तो शायद ज्यादा आसान होता मैच करना, समझना कि आई मतलब इमेजिनरी, इसलिए हमने साथ में आई लगा दिया। ये जे क्यों लेकर आ गए? हमने कहा अच्छा एक काम करो आई लगाकर देख लो, हो सकता है आई भी चलता हो, है ना? देखा लगाकर, एरर आ गई, इनवैलिड। यानी कि किसी भी रियल नंबर के सफिक्स में जैसे ही आप जे लगाते हैं अब वो इमेजिनरी हमारा कंसीडर होता है। अब ये वाला पार्ट इंटीजर भी हो सकता है, ये वाला पार्ट फ्लोट भी हो सकता है। इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर मैंने ऐसे लिख दिया, अभी एरर आ जाएगी, ये नहीं चलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ सफिक्स जे हमारा अलाउड नहीं होगा। देखें, देखते हैं, हो सकता है चली जाए सर, कुछ नया हो गया हो पाइथन के अंदर। हमने कहा ये बात भी सही है, चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है चलने लगे। खैर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बूलियन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ रियल नंबर, इंटीजर या फ्लोट में से कोई एक आपका होना चाहिए। अब आई नहीं चला, ये भी समझ में आ गया। सर इसके पीछे कोई वजह बता सकते हैं आप? अब देखो यार, सिंटैक्स के पीछे वजह ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। सिंटैक्स तो बनाने वाले ने जैसा बना दिया है हमें वैसा मानकर ही आगे बढ़ना होता है, लेकिन हम अगर सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, है ना? मेरे भी ब्रेन में जब पहली बार मैंने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स को तो मेरे ब्रेन में यही आया था कि यार बनाने वाले ने आई क्यों नहीं रखा सफिक्स में, जे क्यों रख दिया? तो मैंने काफी कुछ ढूंढा, तो मुझे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पाइथन का जो आता है वहां पर एक लाइन लिखी मिली कि जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिजाइन कर रहे थे पाइथन बनाते समय, यानी पाइथन के जो क्रिएटर है उनका नाम रॉसम है। रॉसम तो हेड थे उस टीम के जो काम कर रही थी पाइथन बनाने वाली, अकेले थोड़ी रॉसम ने बना दी होगी।
कई 100 लोग होंगे, उसको लीड कर रहे होंगे रौसम, तो नाम आ गया रौसम का। तो ये तो होता ही है हर जगह, है ना। तो अब वो लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे पाइथन बनाते समय, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड उन लोगों का था, और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में वहां पर उन्होंने आई के बारे में सुन रखा था। आई का मतलब क्या होता है? करंट होता है। जैसे एक फार्मूला पढ़ा होगा, बी बराबर आई आर, सुना है कभी इस फार्मूले को आपने? फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा भी, है ना। बी बराबर आई आर, है ना। तो यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है? करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आई एक नोटेशन देता है करंट के लिए। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा पाइथन कोडिंग के लिए कोई सर्किट डिजाइन कर रहा है, तो वहां पर जब वो इमेजिनरी नंबर पे काम करेगा, तो वहां पर उसे आई जब दिखाई देगा, तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ आई करंट है या आई इमेजिनरी नंबर है। तो उस पर्टिकुलर इंसान के कंफ्यूजन को बचाने के लिए उस टीम ने क्या डिसाइड करा, आई की जगह इसका जो नेक्स्ट लेटर है, आई के बाद क्या आता है अल्फाबेट्स में? जे, हम इसको जे बना देते हैं। तो बड़ा स्पेसिफिक आंसर है ये, कि आपने कुछ लोगों को सरप्राइज ना हो, उन लोगों को अजीब ना लगे, उसके लिए आपने पूरी पाइथन में ये बात लगा दी कि आई की जगह क्या लगा देते हैं? जे लगा देते हैं। अब ऐसा करने पर किसको नुकसान है बताओ? ऑब्जेक्शन कोई क्यों करेगा? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, हमें तो एक सफिक्स सही है, तो आई की जगह जे दे दो, हम जे मान लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। तो बस इसका इकलौता यही आंसर है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कि क्यों आई की जगह लोगों ने जे लेटर यूज करा था। इसके अलावा कोई तर्क नहीं है। चाहते तो वो आई भी यूज कर सकते थे और हम लोग उसी को पढ़ रहे होते फिर। ठीक है, चलिए। तो अब सफिक्स में हमें पाइथन में जे लगाना है। पूरी कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं है, पाइथन में ऐसा रूल बनाया गया है। हो सकता है कल को एक नई लैंग्वेज आ जाए, वो ना सोचें इतना और वो आई सफिक्स दे दें। देखा, बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान वो लैंग्वेज पढ़ेगा तो उसमें आई का यूज करेगा कोड लिखते समय। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जरूरी है प्लस लगाऊं? मैं तो माइनस करूंगा। 5 - 3j, एरर आ जाएगी। हमने कहा नहीं, एरर क्यों आएगी? अभी भी सही है। आप इसका टाइप चेक करो, कॉम्प्लेक्स ही आएगा। तो सर आप तो कह रहे थे ए प्लस बी जे होता। हमने कहा देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ए प्लस बी जे। अब उसने क्या मान लिया? उसने बी को -3 मान लिया। फॉर्मेट अभी वही है, ए प्लस माइनस बी हो गया, और ये आपका सफिक्स में जे हो गया। उसने ऐसे मान लिया कि भाई बी वाला पार्ट -3 है। ठीक है, तो इस तरीके से ए माइनस भी चलाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ठीक है। अब अगर आप कहो कि सर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर अर्थमेटिक करने की सोच रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर अर्थमेटिक कैसे करोगे? अब टाइप समझ में आ गया, अब मुझे रिजल्ट दिखाना। हमने कहा बताओ क्या करना है। हमने कहा 5 + 5 - 3j, प्लस कर दिया 2 + मान लो 6j। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो अगर सुनेंगे, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में जे सफिक्स आ गया, तो ये श्योर है कि अब उसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स में आएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक भी टर्म अगर सफिक्स जे में आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर इंट में, फ्लोट में और कॉम्प्लेक्स में अगर चीजें मिक्स हो तो रिजल्ट किस टाइप में आएगा? तो मैंने बोला सुपीरियरिटी के हिसाब से इंट से बड़ा फ्लोट, फ्लोट से बड़ा कॉम्प्लेक्स। अगर एक कोई संख्या इंटीजर है और कोई संख्या फ्लोट है, अब चाहे प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? फ्लोट। तो इंटीजर का डिवीजन कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। इन जनरल दो इंटीजर का एडिशन भी इंटीजर आएगा, दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर आएगा, लेकिन अगर एक भी फ्लोट हो गया तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा। अब अगर आपके अर्थमेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर भी शामिल हो गया, तो अब पूरा रिजल्ट कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन में एक भी संख्या अगर कॉम्प्लेक्स आ गई तो पूरा रिजल्ट किस में आएगा? आपका
कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजल्ट के टाइप को समझ सकते हैं कि रिजल्ट इंटीजर आएगा, कि फ्लोट आएगा, कि कॉम्प्लेक्स आएगा। अभी हम देखते हैं कि क्या होगा सर यहाँ पर। तो 5 माइनस 3j प्लस 2 प्लस 6j, इसमें क्या होगा, इस पूरे में जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ कंप्यूट करा जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक तरफ कंप्यूट करा जाएगा, फिर इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया जाएगा। अब क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फिर, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। अब माइनस 3j प्लस 6j कितना हो गया, प्लस 3j। तो रिजल्ट कितना आना चाहिए फिर, 7 प्लस 3j। जितना हम समझ पाए उसके हिसाब से हमने ये रिजल्ट गैस करा। अब एक्चुअल में क्या ये आता है या कोई नई चीज निकल कर आती है, वो अभी एक बार चेक कर लेते हैं प्रिंट कराकर एक्स को। ठीक है, और साथ में सर टाइप भी लगा लो, टाइप इसका कॉम्प्लेक्स ही आएगा, इंटीजर तो नहीं आ जाएगा। हमने कहा चलो ये बात भी सही है, चेक करके देख लेते हैं। सर सही आया, 7 प्लस 3j ही आया और कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, चीजें इतनी आसान नहीं है अभी। मैं इसको पैरेंथेसिस में लिखकर चीजों को क्लियर रखने की कोशिश करता हूं। अब मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, जो रियल पार्ट है उसका मल्टीप्लाई अपना होगा, इमेजिनरी पार्ट का अपना मल्टीप्लाई होगा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो गणित का फार्मूला था वो भी साथ में चलेगा। अब बताओ इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हम गैस करने जाएंगे शायद ना कर पाए। तो पहले 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, कितना हो गया, 10। अब क्या 5 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, करके देख, मल्टीप्लाई तो करनी है हमारे लिए यहाँ पर, है ना। तो अगर 5 की मल्टीप्लाई 6 से भी है तो कितना हो गया हमारा, ये 5 6 30, यानी कि प्लस 30j, फिर माइनस 3j की मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया माइनस का 6j, प्लस 3j और ये 6j, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आएगा रिजल्ट, माइनस आएगा। तो माइनस कितना हो गया, 3 6 18j, जे स्क्वायर हो गया। ये अच्छा याद दिलाया आपने, जे स्क्वायर हो गया, क्योंकि जे जे की मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगी। अब 10 प्लस 30 माइनस 6 कितना हो गया, प्लस 24j, माइनस प्लस 18, ये क्या कर दिया, जे स्क्वायर की इक्वल टू क्या होता है, जे स्क्वायर इक्वल टू -1, गणित में पढ़ा होगा ना, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो आई का मतलब हमारे लिए जे है, तो जे स्क्वायर की जगह क्या लगा दो, -1। तो -18 गुणा -1 प्लस 18 हो गया, तो 28 प्लस 24j। तो अगर मैं गणित की तरह सॉल्व कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट आ गया 28 प्लस 24j। और अगर आप बोलोगे नहीं सर, रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से हो जाएगा, उसके हिसाब से अगर होगा तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1 हो गया। और उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 3j और 6j, कितना 18j स्क्वायर यानी प्लस 18 हो गया। फिर तो रिजल्ट कितना आएगा इसका, 28। और सर 28 तो कॉम्प्लेक्स रहा ही नहीं, अब तो क्या बन गया, अब तो ये इंटीजर बन गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन इंटीजर आ सकता, हमने कहा देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता ना आए, चला कर देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक तो रिजल्ट आया 28 से, कब, जब आपने रियल रियल को मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला जो इमेजिनरी था इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप जो मैथ्स का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग करें हैं तो 28 प्लस 24j रिजल्ट आया। देखते हैं रन कराकर, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। सर मैथ्स का स्टैंडर्ड ही चलेगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक अभी हमें नहीं पता होती, जे स्क्वायर की जगह -1 होता है तो हम सोच ही रहे होते हुआ क्या, ये आउटपुट में आया कहां से। तो सर और भी होती होगी, हमने कहा मुझे भी नहीं पता, ये तो गणित का सब्जेक्ट हो गया ना, अब इसमें पाइथन का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब आपको गणित आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की गणित क्या होती है अपने लेवल पर पढ़िए, और फिर जितने और अर्थमेटिक ऑपरेशन बचे हैं, डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का, पावर निकालने का, सब कर लीजिए। तो अब इसमें पाइथन की जरूरत नहीं है आपको, अब इसमें जरूरत है आपको मैथ्स की, कि मैथ्स में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन
क्या डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी काम कर सकते हैं। बट इतना जरूर ध्यान रखना है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो पूरा रिजल्ट कॉम्प्लेक्स में ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन का आंसर है जो अभी हमें ढूंढना है। वो क्या है, x इक्वल टू 5 + 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5। अब तो इसके आंसर कितने हो सकते हैं, इसके आंसर हो सकते हैं 5 में 5 जोड़ दो 10, 10 की गुणा 5 से कर दो, कितना हो गया 50, 50 को 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, फिर से 10 आ गया। एक आंसर इसका 10 हो गया। कोई उल्टा करेगा कि नहीं सर पहले 5 को 5 से भाग कर दो, कितना हो गया 1, 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कितना आ गया फिर से 1, फिर से 5 आ गया, फिर उस 5 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया 10। अब ये तो कोइंसिडेंस हो गया, फिर से 10 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल तरीका क्या होता होगा, कुछ और भी तरीका होता होगा, हमने कहा हाँ। तो जब किसी एक्सप्रेशन में अगर एक से ज्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं तो उस केस में हमारे पास आज की क्लास में फोर्थ स्टैंडर्ड में वो रूल आ गया है। हमारे टाइम पर वो 10th में होता था, 9th में होता था। क्या रूल था वो, बॉड मास। तो बॉड मास रूल आपको अप्लाई करना होता है कब, जब किसी एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए। और यहाँ पर इन सारे शब्दों को समझने के लिए मुझे बीच में एक ब्रैकेट लगानी चाहिए। तो जब मैं बीच में ब्रैकेट लगाऊंगा तो इन सारे लेटर का साइज मीनिंग समझ में आपको आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने -5 भी कर दिया, लगभग सारी बातें आ गई। तो करना क्या है, अब उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि जो इक्वल टू के बाद एक्सप्रेशन लिखा है और यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है, तो इस इक्वल टू सिंबल के बाद पहले जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होता है। और जब ये पूरा इवेल्युएट हो जाता है तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट जाके इस वेरिएबल में स्टोर होगा। ऐसा नहीं कह सकते 5 स्टोर हो गया एक्स में, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्यूट होगा और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट जाके स्टोर होगा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल। तो जब कोई भी स्टेटमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखा जा रहा है तो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है पहले वो चलेगा, और वो चलेगा दो रूल का फॉलो करते हुए, लेफ्ट टू राइट और बॉड मास। तो अब सर करके दिखाना जरा। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे और बी ओ का मतलब ब्रैकेट ऑफ, बॉड मास में बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ माने ब्रैकेट को सॉल्व करना, या ऑफ माने खत्म कर देना, हटा देना। तो पहले ब्रैकेट जहां भी लगी हैं पहले उनको सॉल्व करो। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये 5 प्लस कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 5 -5, ये बन गया। बी ओ खत्म हो गया। फिर डी, डी माने डिवाइड, डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड कर दो, लेफ्ट टू राइट चलो, डिवाइड आ गया। सर मान लो यहाँ भी डिवाइड होता तो, और यहाँ भी डिवाइड है, तो पहले क्या करूं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, जो पहले आएगा पहले उस डिवाइड को करोगे फिर दूसरे वाले डिवाइड को करोगे। एक ही आ रहा है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिवाइड आ जाए या ब्रैकेट भी एक से ज्यादा आ जाती है तो पहले लेफ्ट टू राइट चलने पर जो पहले ब्रैकेट पड़ रही है उसे सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे करके पहले सारी ब्रैकेट ऑफ करते चलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट बॉड मास, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब सर डी माने डिवाइड, तो पहले क्या करो, डिवाइड करोगे इसका, तो ये हो जाएगा 5 + 5 -5 एम मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई है ही नहीं, वो तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा था इसलिए करनी पड़ गई हमारे लिए। अब मल्टीप्लाई नहीं है, आगे बढ़ो। ए एडिशन,
कहीं एडिशन आ रहा है, हमने कहा आ रहा है, कर दो 10 माइनस 5। एस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आ रहा, हमने कहा आ रहा है, कर दो। इसका रिजल्ट कितना आ गया फिर 5 आना। देखें रन करा कर। अब आप बोलोगे सर 0.0 कहाँ आ गया, क्योंकि डिवाइड हो गया। और ये कौन सा डिवीजन है, ट्रू डिवीजन। और ट्रू डिवीजन का रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, फ्लोर, हमारा फ्लोट में आता है। और अगर आप कहो नहीं सर मुझे इंटीजर में चाहिए, तो ऐसे लगा दो, इंटीजर में आ जाएगा फिर आपका। लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम बॉडमास रूल लेफ्ट टू राइट अप्लाई करते हैं, अगर हमें किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को समझना हो तो। ठीक है, चलो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली स्ट्रिंग के साथ कुछ बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन बाकी नहीं दिखाते। तो वो मैं आपको समझाता हूं। एक्सेप्शंस क्या हैं उनको समझते हैं। एक्सेप्शंस विद स्ट्रिंग। अगर मैं आपसे कहूं x इक्वल टू स्ट्रिंग में 4, y इक्वल टू स्ट्रिंग में 5, और फिर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं x को डिवाइड करना चाहता हूं y से, 40 कर दो, तो क्या 5 8 या 40 यानी 8 इसका रिजल्ट आएगा? नहीं। अगर ये इंटीजर में होता तो आता, स्ट्रिंग में है तो डिवाइड थोड़ा ना होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, स्ट्रिंग पे नहीं चलते। एरर आ गई, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, है ना। किसके लिए, डिवीजन के लिए स्ट्रिंग अनसपोर्टेड है। मैसेज बड़ा क्लियर है, ठीक है। तो सर ये वाला भी नहीं चलेगा, ये हमारा फ्लोर डिवीजन है, मैं कहा ये भी नहीं चलना चाहिए। मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पावर, पावर भी नहीं निकलेगी। डिवीजन, मल्टीप्लाई, पावर, सब्ट्रैक्शन, ये भी नहीं होगा। अपवाद, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ये अपवाद है कि जो प्लस सिंबल है दो स्ट्रिंग के साथ चल जाता है, बट इट डजंट मीन कि ये मैथमेटिकल अर्थमेटिक करेगा, ये कॉन्केट कर देता है। क्या कर देगा, दोनों स्ट्रिंग को मिला देगा। मैंने यहाँ पर 40 5 लिया, जरूरी है मैं ये लूं? मैं यहाँ पर ऐसे ले लूं, ए बी, यहाँ कर दूं मैं सी डी, क्या कर देगा, कॉन्केट कर देगा। तो मतलब है स्ट्रिंग होने से। तो अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग हैं और उन दो स्ट्रिंग पर अगर मैंने प्लस लगा दिया, तो एक्सेप्शनली ये चल जाता है, एरर नहीं आती। लेकिन इसका मीनिंग वो नहीं है जो प्लस का मीनिंग अभी हम पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, और जो ये हो गया इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन पहली एक्सेप्शन ये है, ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्ट्रिंग से, तो एरर आ जाएगी, अभी देखा। लेकिन किसी भी स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से करेंगे तो एक्सेप्शनली ये चल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की मल्टीप्लाई 3 बार हो गई। इसका साइंस रखा गया रिपीटेशन, कि स्ट्रिंग का 3 टाइम्स रिपीटेशन कर दिया जाएगा। तो जब किसी स्ट्रिंग पर हम एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं, तो आंख बंद करके ये नहीं कह देना एरर, वेट करो दूसरा कौन आ रहा है। अगर दूसरा स्ट्रिंग है कह दो एरर, दूसरा वाला इंटीजर है तो एरर नहीं कहना है, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद हो गया कि ये सिंबल स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ चलता है। लेकिन अगर आपने यहाँ फ्लोट लगा दिया तो एरर है, इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट पे नहीं चलेगा, इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर बदल सकते हो, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेशन। ऑर्डर बदल सकते हो, दैट मीन्स पहले लिख सकते हो
इंटीजर मल्टीप्लाई बाई स्ट्रिंग, 3 बार आपका। और आपने दिमाग ज्यादा लगा दिया। कैसे लगा दिया? आपने कहा भाई सर ने कहा था इंटीजर होना चाहिए, ये लो, मतलब इंडिया को 2 बार रिपीट कर दो माइनस में, साइंस नहीं बन रहा। तो एरर तो नहीं आएगी, लेकिन एम्प्टी रिजल्ट बनता है। रिजल्ट जो बनेगा उसमें कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। तो जब आप रिपीटेशन में इंटीजर को 0 या नेगेटिव कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग आता है। चलिए, तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जो सिंबल्स हैं उनको लेकर। तो हम ये नहीं कहते कि अर्थमेटिक ऑपरेशन स्ट्रिंग के साथ हो जाते हैं, नहीं, अर्थमेटिक हुआ ही नहीं है, वो तो कॉन्केटिनेशन हो गया है, उसका नाम ही बदल गया। अब वो अर्थमेटिक ऑपरेटर रहा ही नहीं, अब वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, और जब स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ यूज होता है वो मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, वो रिपीटेशन कहला है, उसके अलावा कहीं पे नहीं चलेगा। उसके बाद जब आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को बूलियन के साथ यूज करते हैं तो ये भी सरप्राइजिंगली एरर नहीं आती। बूलियन के साथ आपने लिख दिया ट्रू प्लस ट्रू, कोई साइंस है नहीं, है ना। बूलियन के साथ आप अर्थमेटिक करेंगे, कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर कर दें तो क्या होगा भाई, या तो एरर आएगी या कोई रिजल्ट आएगा हमारा, हम वही देखना चाहते हैं। तो हम इसको थोड़ा रिवर्स करके पढ़ते हैं। हम पहले बताते नहीं कि क्या होगा रिजल्ट, पहले देख लेते हैं, उससे समझेंगे कि क्या हुआ होगा। आप गैस करो क्या हुआ होगा। तो अभी जो हम गैस कर पाए, हम ये तो नहीं कह सकते ये बात सच है, लेकिन जो हम गैस कर पाए वो ये कि ट्रू को शायद 1 माना गया होगा। तो 1 + 1 इस रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अब इस बात को वेरीफाई करना है, तो मुझे अलग अलग सिनेरियो में ट्रू को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचो, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ट्रू प्लस फॉल्स, तो अगर आप ट्रू को 1 मान रहे हैं अर्थमेटिक के साथ, तो फॉल्स को फिर क्या माना गया होगा, 0 माना गया होगा शायद, है ना। देख लेते हैं, तो 1 + 0 रिजल्ट क्या आना चाहिए फिर। ठीक है, अभी तक तो हम जो मान रहे हैं वो सही निकल रहा है। और टेस्ट करो, अगर मैं आपसे कहूं ट्रू की मल्टीप्लाई फॉल्स से कर दो तो क्या आना चाहिए, 1 × 0, तो फिर 0 आएगा रिजल्ट। देखते हैं। सर अभी तक तो सब सही चल रहा है जो आप कह रहे हैं, हमने कहा। पहले इसका आंसर बताओ मुझे। 10 ÷ 2 क्या आएगा? सब बड़ा आसान है, 5 आ गया होगा, है ना। दोबारा देख लो। 10 ÷ 0, 10 ÷ 0। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? अच्छा ठीक है, 0 × 0, क्या इसका रिजल्ट 1 आएगा? क्योंकि 0 × 0, भाई जब 1 बटे, या जब 5 को 5 से भाग करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 50 को 50 से भाग करो तो रिजल्ट 1 आएगा। तो 0 को 0 से भाग करने पर रिजल्ट 1 नहीं आएगा? अच्छा, अब बताओ क्या आएगा, 0 ÷ 4। गणित में डिवीजन के मामले या कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं पता कि वो क्या होता है ना। जैसे जो अभी मैं लिख रहा था, वो कुछ केसेस ऐसे हो गए। हमें बताया गया है कि अगर किसी संख्या को किसी से भाग करो तो रिजल्ट आएगा,
लेकिन जीरो को जीरो से भाग करते हैं तो इसका आंसर गणित के पास भी नहीं है कि इसका आंसर क्या होता है, गणित भी नहीं जानती अभी। अगर किसी नॉन जीरो वैल्यू को भाग करोगे जीरो से तो गणित में इसका आंसर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। जीरो को नॉन जीरो से भाग करोगे तो गणित में इसका आंसर जीरो है। तो गणित में इन दो के आंसर हैं, नीचे जीरो रिजल्ट इनफाइनाइट, ऊपर जीरो नीचे कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए बस नीचे, तो रिजल्ट जीरो आएगा। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो ये डिवीजन के रिजल्ट पाइथन ने अपने बताए। पाइथन का अपना एक तर्क है। पाइथन का तर्क ये है कि भाई ये इंटीजर, हमने कहा ठीक है, भाग करो इंटीजर। तो इंटीजर को जब इंटीजर से भाग करेंगे तो कोई एक रिजल्ट आएगा, या तो वो इंटीजर में आएगा या वो फ्लोट में आएगा, किसी एक में तो आएगा ही आएगा रिजल्ट हमारा। ठीक है, अब गणित के हिसाब से ये नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट। गणित के हिसाब से ये इनफाइनाइट आना चाहिए। पाइथन का तर्क ये है कि इनफाइनाइट ना तो इंट में स्टोर हो सकता है और ना फ्लोट में स्टोर हो सकता है। तो अब इसका आंसर हम दे कैसे दें आपको, तो इसलिए पाइथन ने क्या दे दिया, एरर, कि हमारे यहाँ पर ये क्या होगी, एरर होगी, है ना। तो ये अर्थमेटिक गलत है। जैसे ही आप ये लिखोगे एरर आ जाएगी प्रोग्राम, जीरो डिवीजन एरर, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो पाइथन में डिवाइड बाई जीरो अर्थमेटिक नहीं चलती। डिवाइड बाई जीरो जैसे ही आप अर्थमेटिक करेंगे, ऊपर चाहे फ्लोट रखो चाहे इंटीजर रखो, फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाई जीरो का पाइथन में अर्थमेटिक हमेशा क्या देगा, एरर देगा। तो जीरो बटे जीरो भी एरर है। ठीक है, चलो, ट्रू डिवाइड बाई फॉल्स। क्या हम सोच सकते हैं इसके बारे में, ट्रू डिवाइड बाई फॉल्स। तो अगर हम जैसे अब तक मान रहे थे ऐसा ही माने, तो ट्रू को वन, फॉल्स को जीरो, वन डिवाइड बाई जीरो। अभी जस्ट आपने समझाया कि पाइथन में डिवाइड बाई जीरो चलता ही नहीं है, एरर आ जाती है। तो उसके हिसाब से इस बार एरर आ जानी चाहिए। हमने कहा तर्क तो हमारा सही है, अब पता नहीं, देखते हैं क्या होगा, है ना। आउटपुट इसका वन आएगा, वन डिवाइड बाई जीरो, देखते हैं, हो सकता है वन ही आ जाए। अगर वन आएगा तो पूछना पड़ेगा पाइथन से भाई क्या वजह रही होगी, डिवाइड बाई जीरो। क्योंकि हम ट्रू को क्या मानते हैं अर्थमेटिक में, वन, फॉल्स को क्या मानते हैं, जीरो। इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, डिवाइड बाई जीरो। पाइथन में चलती नहीं है, एरर होगी। इंटरव्यू के अंदर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पाइथन में कौन सा अर्थमेटिक नहीं चलता, एक आंसर आपके पास अभी के लिए आ गया, डिवाइड बाई जीरो अर्थमेटिक पाइथन में नहीं चलती। उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट सीधे एरर आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग इस तरह से बूलियन के साथ अर्थमेटिक कर तो पाएंगे, लेकिन ट्रू को वन, फॉल्स को जीरो मानते हुए। इंटीजर पे हो गया, फ्लोट पे हो गया, कॉम्प्लेक्स पे हो गया, स्ट्रिंग पे नहीं होता। अभी तक जो डेटा टाइप हम पढ़े हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं वो हमारी समझ में आ गई। अब आगे जब बढ़ेंगे तो डेटा टाइप और भी मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो उनके साथ चला के फिर देख लेना कि क्या उन नए डेटा टाइप के साथ ये चल रहे हैं। लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, तो जब मिलेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको जाने अनजाने हम पढ़ चुके हैं, बस इसका नाम लेना बाकी था कि इसको ये कहते हैं। नाम नहीं लिया था हमने, बाकी हम इसको पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हो, इक्वल टू जिसको आप बोलते हो ना, इसी को ऑफिशियली क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल टू सिंबल को ही हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इतना तो पता ही था पहले से भी।
असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि भाई मेरे लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और मेरा एक राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है मस्ट बी ए वेरिएबल, इट मस्ट बी ए वेरिएबल, बट राइट हैंड साइड मे बी ए वैल्यू और वेरिएबल और एक्सप्रेशन। तो राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है, आप वैल्यू लिखो, वेरिएबल लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, सब चलेगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में कोई रियायत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरिएबल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा चलो मुझे एक्स में 10 असाइन करना है, एक्स में, तो ये तो हम जानते हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि जाने अनजाने में इसको हम पढ़ चुके हैं। हम इक्वल टू जिसको प्रोनाउंस करते हैं वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, यानी कि जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये असाइन होती है लेफ्ट साइड, ऐसे नहीं होती, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, जो राइट साइड में होगा वो जाकर असाइन हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो आउटर लेवल पर हम यही बोलेंगे कि राइट साइड वाली वैल्यू असाइन हो गई लेफ्ट में। बट मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं, और हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि वैल्यू असाइन नहीं होती, इसका जो एड्रेस होगा वो असाइन हो जाएगा एक्स के अंदर। तो पीछे क्या होगा अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो मेमोरी का व्यू था, समझ लिया। अब उसको दोबारा शायद हम फ्रंट पे तभी लाएंगे जब कभी सर्वर पे बैठकर कोड रन करा रहे होंगे और आउट ऑफ मेमोरी एरर जाएगी, तब सोचेंगे मेमोरी क्या होती है। अभी के लिए आप ऊपर से पढ़िए कि जो सामने दिख रहा है वो क्या है। हमारा सामने दिख रहा है 10 असाइन हो गया एक्स में, ठीक है, यही मान लो कि 10 असाइन हो गया हमारा एक्स। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हो गया। अब हमने बात नहीं मानी, हमने सोचा ऐसे लिख देते हैं, उतना ही टाइम लगा लिखने में, एफर्ट भी उतने लगे, लेकिन एरर आ गई। ये नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही होना चाहिए, वैल्यू नहीं हो सकती। राइट हैंड साइड में आप जो चाहे वो लगाओ, कोई मना नहीं। x इक्वल टू 10, अब मैं कर दूं y इक्वल टू एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में वैल्यू लाइन नंबर 6 पर हमने देख ली। लाइन नंबर 9 हमें क्या बता रही है कि राइट हैंड साइड में वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब x y में असाइन नहीं होगा, कहने के लिए हम बोलेंगे x असाइन हो गया y में, बट इसका मीनिंग है x में जो वैल्यू पड़ी है वो y में असाइन हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है अभी 10, तो 10 जाकर असाइन हो गया y में। अगर आप बोलोगे नहीं x ही असाइन होगा, फिर तो x स्ट्रिंग होगा, तब असाइन होगा हमारा। बहरहाल x एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी y में, तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो y में भी आउटपुट आ गया 10। पीछे मेमोरी में क्या हो रहा है, एक ही 10 है, उसी का एड्रेस x के पास है, उसी का एड्रेस y के पास चल रहा है ना। तो पीछे जो चल रहा है मेमोरी में वो हम जानते हैं। मैंने करा x प्लस वाई, तो अब ये बताओ राइट हैंड साइड में इस बार कौन एक एक्सप्रेशन होगा, छोटा सा एक्सप्रेशन कर दिया, तो 10 प्लस 10 20 जाकर साइन हो जाएगा जेड। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को पाइथन ने एक लेबल दिया, सिंपल असाइनमेंट, इसे बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट। अब मान लीजिए मुझे नीड आई, मुझे दो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है एक ही स्टेटमेंट में। दो वेरिएबल लेट अस सपोज एक्स को असाइन करनी है और वाई को असाइन करनी है। तो जब मैं लिख रहा हूं ये लाइन तो मुझे भी अजीब सा ही लग रहा है कि पता नहीं मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्स को मैंने 10 लिख दिया और मैंने उसके बाद वाई लिख दिया, बीच में ना कॉमा लगाया ना स्पेस दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या लगाना है यहाँ पे क्या नहीं लगाना है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया अपने मन से। क्या चाहते थे, एक ही स्टेटमेंट में दो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते थे। एरर, सर स्पेस तो नहीं दिया जाता है, सर कॉमा तो नहीं चलेगा। अब सर सीखना ही पड़ेगा, तुक्के कितने लगाओगे, कब तक लगाओगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी पाइथन में आप एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, चाहे वो दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, पहले
लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स को कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और राइट हैंड साइड में उसी ऑर्डर में उनको वैल्यू आप असाइन करेंगे, 10 कॉमा 20। तो ये 10 असाइन हो जाएगा पहले वेरिएबल एक्स में और 20 असाइन हो जाएगा। तो पाइथन में थोड़ा अलग सिंटैक्स है, सी में ऐसा नहीं होता था। सी में कॉमा लगाकर एक साथ हम लिख सकते थे, चल जाता था। लाइक अगर मैं सी पढ़ा रहा होता तो मैं ऐसे लिखता है इंट एक्स इक्वल टू 10 कॉमा वाई इक्वल टू 20, तो सी में ये सही था। बट हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन की बात करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल लगाते हैं और उसी क्रम में जो वैल्यू देनी है कॉमा लगाकर राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू 10 हो गई होगी और वाई की वैल्यू 20 हो गई होगी। ऐसे असाइनमेंट को पाइथन ने एक लेबल दिया, मल्टीपल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट दैट मींस एक वेरिएबल को ही वैल्यू असाइन करना एट ए टाइम। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। वो कितने होंगे आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब इस बार मुझे क्या करना है, अच्छा ये बताओ, अगर मल्टीपल असाइनमेंट पाइथन में नहीं होता तो क्या हमारा काम कोई रुक जाता? हमने कहा नहीं, हम दो सिंपल असाइनमेंट से इस काम को कर सकते थे। देखो एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 20, काम तो मेरा फिर भी हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ेगी बस मुझे, काम तो मेरा होगा। तो मल्टीपल असाइनमेंट कोई इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल नहीं करता, सिर्फ ज्यादा से कम कर देता है मेरे कोड को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, इस बार मेरी कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। मुझे 3 वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है और तीनों को सेम ही असाइन करनी है। तो हमने कहा देखो एक तरीका, 3 वेरिएबल हैं, तीनों को सेम असाइन करनी है। 3 लाइन लिखनी पड़ गई। एक ही लाइन में हमने कर लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू, ऐसे नहीं चलेगा, तीनों बार लिखना पड़ेगा भले ही वो सेम ही क्यों ना हो। तो ये हो गया दूसरा तरीका, मल्टीपल असाइनमेंट। पाइथन ने का एक और है, एक्स को असाइन कर दो वाई, वाई को असाइन कर दो जेड और जेड को असाइन कर दो 10। इसमें वैल्यू एक बार लिखनी पड़ी आपको। तो 10 असाइन हो गई जेड में, जेड असाइन हो गया वाई में, वाई असाइन हो गया एक्स में। कुल मिलाकर तीनों की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सेम हो गई। तो अब तो ये कंडीशन है ना कि अगर आपको सारे वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करनी है तभी ये ट्रिक काम करती है, वरना तो जो और दो तरीके पहले पढ़े हैं उनमें से बताओ जो को आपका यूज करना हो। तो इसको नाम फिर दे दिया है, इसको बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट। तो चेन्ड असाइनमेंट का रूल है कि एट ए टाइम सारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी लेकिन सबको सेम वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो जिसकी रिक्वायरमेंट ये होगी वो कर लेगा, जिसकी नहीं होगी जो और दो तरीके पढ़ाए हैं उनसे कर लो, कोई मना थोड़ी है। तो अगर चेन्ड असाइनमेंट नहीं होता तो मेरा काम कोई रुकता थोड़ी, मैं काम बेस फिर भी कर लेता। बट यह कि मुझे 3 अलग लाइन लिखनी पड़ती, सिंपल असाइनमेंट एक्स 10, फिर अगली लाइन पे वाई 10, फिर जेड 10, काम तो फिर भी कर लेता। एक और असाइनमेंट, तो पाइथन में टोटल 4 तरह के असाइनमेंट होते हैं, सिंपल, मल्टीपल, चेन्ड और कंपाउंड। कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड शब्द को अगर हम साइंस लेने की कोशिश करें तो कंपाउंड शब्द को हमने केमिस्ट्री में कभी सुना होगा 9th 10th में, कि हमें एक कंपाउंड मिलता था और जाके लैब में चेक करो क्या क्या है इसके अंदर, मिश्रण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मिश्रण। कंपाउंड, कंपोजिशन, दवाई लेने गए, कंपोजिशन क्या क्या है, किस किस से मिलकर बनी है दवाई है। तो COMP, जब भी ये शुरू के 4 लेटर कहीं भी आते हैं तो वो हमारा मिश्रण को रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज्यादा को मिलाकर कुछ बना है। तो COMP अंग्रेजी में वहां पर जनरली आपको देखा मिल जाएगा। ठीक है, कंपाउंड, कंपोजिशन, है ना, इस तरह की चीजें। तो अब
कंपाउंड असाइनमेंट हमारा अर्थमेटिक और असाइनमेंट से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है उसको समझते हैं। मान लीजिए एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 5 मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कंपाउंड असाइनमेंट यूज करके इस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करा जाए। मैं लिखूंगा एक्स प्लस इक्वल टू 3। इस बात का मतलब है एक्स में प्लस करो 3 और जो रिजल्ट आए उसको एक्स में ही स्टोर कर दो। तो इसी बात को हम कंपाउंड असाइनमेंट से अगर करना चाहें तो लिखेंगे प्लस इक्वल टू 3। अगर कंपाउंड असाइनमेंट पाइथन से हटा दिया जाए तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा, मेरा काम फिर भी हो जाएगा। तो कंपाउंड असाइनमेंट एक काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड हो गया, जल्दी लिख पाओगे, क्योंकि ऐसा लिखने में एक्स को 2 बार टाइप करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में भी और एक बार राइट हैंड साइड में भी। लेकिन अगर मैं कंपाउंड असाइनमेंट सीख लेता हूं तो आप देखो एक्स को आपको एक बार टाइप करना पड़ा बस, तो आपको एक की कम टाइप करनी पड़ेगी, काम वही होगा। बस एक की के लिए एक टॉपिक बना दिया, हमने कहा ऐसा आप पता नहीं कितने प्रोग्राम में कितनी कितनी बार करोगे, तो ओवरऑल पूरी पूरी लाइफ का टाइम बताओ कितना बचा होगा आपका। हमने कहा बहुत बच गया होगा। अब तो आप बस एक बार का तो क्यों सोच रहे हो कि एक की बचाने के लिए टॉपिक बना दिया, पता नहीं कितनी जगह कहाँ कहाँ यूज करोगे आप इस चीज को। तो इससे हम कंपाउंड, या कुछ लोगों ने तो लिख ही दिया है शॉर्ट हैंड, छोटा हाथ, मतलब कम लिखना पड़े। शॉर्ट हैंड उसे बोलते हैं जहां कम लिखना पड़े, काम वही हो जाए, उसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड टेक्निक। या कोई शॉर्ट हैंड टेक्निक नहीं है इस काम को करने की, डेट मीन्स कम लिखकर यही काम हो जाए हमारा। तो इसलिए बहुत से लोग इसे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर, तो एक्स की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 8, है ना। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट किसी भी अर्थमेटिक के साथ हम बना सकते हैं, सिर्फ प्लस के साथ ही नहीं बना सकते। दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की नई वैल्यू एक्स की पुरानी वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई करके बना दी जाएगी। अब बताओ यहाँ पर जब हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट 10 आएगा या 16 आएगा। एक्स की कौन सी वैल्यू आप पिक करोगे यहाँ पर, जो सबसे लेटेस्ट है। किसी भी स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल जब यूज होता है तो उस वेरिएबल की जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू प्रोग्राम में हो गई है वो यूज होती है, ना कि वो वैल्यू जो सबसे पहले लाइन पे प्रोग्राम में आपने बनाई थी। तो अब जिस समय 31 लाइन पर हम अपना एग्जीक्यूशन देख रहे हैं तो उस समय एक्स की वैल्यू 8 हो चुकी है 28 लाइन से, ठीक है। तो 8 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 2 का 16 वापस हो जाएगा एक्स के अंदर। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो डिवाइड भी करना जरा, एक्स डिवाइड 2, एक्स डिवाइड इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई, फिर से वापस आ गया 8। है तो आसान, आदत डालनी पड़ेगी हाथों को। आदत नहीं है अभी हाथों को लिखने की ऐसी, क्योंकि कभी किसी लैंग्वेज में देखा ही नहीं हमने ऐसा। पाइथन में भी हम शायद ही करेंगे, पढ़ गए लेकिन शायद ही हम कभी यूज करेंगे, है ना। तो जब आप हैबिट बना लोगे तो लिखना भी आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए। चलिए, तो इस तरह से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 4 तरह के हमारे असाइनमेंट होते हैं। अब अगला आता है हमारा कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या कहते हैं कि भाई, जब आप किसी को पेमेंट करते हो, लास्ट फेस में यूपीआई वाले में पिन नंबर डालते हो, तो पिन नंबर कुछ भी डाल दोगे पेमेंट हो जाएगा। हमने कहा ऐसा थोड़ा ना होगा,
पिन नंबर जो हमने क्रिएट करा था जिस समय यूपीआई अकाउंट बनाया था वही डालना होगा। मतलब जब सर्वर पे हमारा कोड चलता होगा ट्रांजैक्शन का, तो पहले वो कंपेयर करता होगा कि इन्होंने जो पिन नंबर डाला है वही है जो इन्होंने बनाते समय दिया था। कंपेयर करना पड़ेगा, अगर वही है तो ट्रांजैक्शन डन, नहीं है तो इनवैलिड पिन नंबर। तो सर ऐसे तो हम फेसबुक पे लॉगिन करेंगे, तब भी तो हमारा आईडी पासवर्ड उस आईडी पासवर्ड से कंपेयर करेगा जो हमने बनाते समय दिया था। मैंने कहा हाँ। एटीएम से पैसे निकालने जाओगे तो जितना अमाउंट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। हमने कहा ऐसे कैसे निकाल लोगे, पहले कंपेयर तो कर लें कि उतना है कि नहीं खाते में आपके, होगा तभी तो निकालने देंगे। तो सर ऐसे तो रियल लाइफ में कहीं भी जाओगे कंपैरिजन तो होगा ही। हमने कहा हाँ। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, कैसे पता करोगे, कंपेयर करेंगे। मार्क्स किसी के 60 या 60 से ज्यादा हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, अगर किसी के मार्क्स 30 से कम रहेगा तो फेल हो गया। तो कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा ना कि पास हो गया कि फेल हो गया, फर्स्ट डिवीजन है, कि लॉगिन होगा कि नहीं होगा, ट्रांजैक्शन होगी कि नहीं होगी, एटीएम से पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो कंपैरिजन तो सर बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन हो गया किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने कहा तो ऐसा ही कोई भी शायद ही सॉफ्टवेयर होगा जहां पर कंपैरिजन नहीं होता होगा। ठीक है। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर ये कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आता है वो बूलियन आएगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बूलियन लगभग सब पे चलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वर्क विद इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, सब पे चलता है। जो रिजल्ट आएगा इसका, रिजल्ट बूलियन आता है। रिजल्ट कभी इंटीजर फ्लोट नहीं आएगा, चलेगा इंटीजर पे चलेगा फ्लोट पर, बट रिजल्ट हमेशा क्या देगा बनाकर, ये बूलियन देगा। रिटर्न बूलियन रिजल्ट, दैट मीन्स या तो ट्रू देगा रिजल्ट हमारा या हमारा फॉल्स देगा। ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहला कंपैरिजन, जो आपने ओटीपी वाला एग्जांपल लिया कि ये ओटीपी या ये पिन नंबर वही होना चाहिए जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय बनाया था, यानी कि सेम सेम कंपैरिजन करना है। तो उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दो बार असाइनमेंट ऑपरेटर या दो बार इक्वल टू सिंबल। तो जब हम दो बार इक्वल टू सिंबल लगाते हैं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, अब ये क्या करता है, इक्विटी ऑपरेटर है। इसको हम ऑफिशियली किस नाम से जानते हैं, इक्विटी ऑपरेटर। इक्विटी ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यू का कंपैरिजन सेम केस में करता है। अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू देगा, अगर वो दोनों वैल्यू सेम नहीं हुई तो फॉल्स देगा। अब वो दो वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो। मतलब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, क्या 10 बराबर है 10 के, बोल देगा हाँ बराबर है, ट्रू। अगर मैं कहूँ 10.5 बराबर है 10.5 के, बोलेगा हाँ सही बात है। अगर मैं लिख दूं क्या यहाँ पर ए बराबर है ए के, बोलेगा हाँ है। अगर मैं कह दूं क्या ट्रू बराबर है ट्रू के, तो बोलेगा हाँ है। तो इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या दे रहे हो, ये अगर दो वैल्यू सेम है तो ट्रू वापस करेगा। ठीक है। तो मैं इंटीजर के साथ समझा देता हूँ, क्या 10 बराबर है 10 के, आंसर इज ट्रू। ठीक है। और अगर मैं लिख दूं क्या 10 बराबर है 9 के, हमने कहा नहीं, 10 और 9 बराबर कैसे हो जाएंगे, फॉल्स। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन, एक बार इक्वल टू वर्सेस दो बार इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। पहला वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है, वैल्यू को असाइन करता है, वैल्यू को राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाले में कॉपी करता है, असाइन करता है। डबल इक्वल टू कोई किसी को असाइन नहीं करता, ये वैल्यू जैसी है वैसी रहेगी, ये वैल्यू जैसी है वैसी रहेगी। सिर्फ इन दोनों के बेस पर हमें रिजल्ट मिलेगा कि ये दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, सेम नहीं है तो फॉल्स। तो ये कंपैरिजन वाला काम करता है, ये असाइनमेंट वाला काम करता है। हम लोगों का नसीब अच्छा है कि अलग अलग कर दिए हैं। ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें एक ही होता है, यही दोनों काम करता है, यही असाइन कर देता है और यही कंपेयर कर देता है। अब हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब क्या कर रहा है, तो हमें बहुत ध्यान से कोड लिखना पड़ता है। पाइथन ने ऐसा नहीं करा, अलग अलग कर दिया हमारे लिए। सर बताना कौन सी लैंग्वेज है, एसक्यूएल, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे।
बरल। तो अगर आपसे कहा जाए कि पहला कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया हमारा इक्विटी वाला, अब दूसरा होता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन सिंबल और इक्वल टू सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं नॉट इक्वल। ये ट्रू कब देता है? जब दो वैल्यू बराबर ना हो। अगर दो वैल्यू बराबर हैं तो ये फॉल्स दे देगा, यानी कि इक्वल टू का ये कैसा है हमारा अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या 10 इज नॉट इक्वल टू 9? आंसर इज यस, कि 10 9 के बराबर नहीं, हाँ जी नहीं है, यस, यानी कि ट्रू। ठीक है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू के बाद अब सर अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट डिवीजन किसकी आई, है ना, कौन जीत गया कौन हार गया, हमने बताओ, दोनों लोग अपनी अपनी संख्या बताओ। हमने कहा पहले वाले की संख्या थी मान लो 10, दूसरे वाले की संख्या थी मान लो 8। अब मुझे बताना है कि कौन बड़ा है, तो उसके लिए कंपैरिजन होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंबल है एरो, राइट साइड एरो, ये। तो अब ये बताओ, ये हमें ट्रू देगा, क्या आधार मानेगा? लेफ्ट ऑपरेंड को ग्रेटर मानते हुए, तो लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड, देन इट रिटर्न्स ट्रू। तो सिर्फ इतना पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं होगा कि ये ग्रेटर देन है और हमें ट्रू देता है जब वैल्यू बड़ी होती है। ये तो बताओ कौन सी बड़ी देखेगा, लेफ्ट वाली देखेगा बड़ी या राइट वाली देखेगा? हमने कहा लेफ्ट वाली देखेगा। जब लेफ्ट वैल्यू बड़ी होती है राइट वाली से तब ट्रू देता है, पर अभी है, देगा ट्रू, हमने कहा। तो सोचो अगर फिर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई 0 इज ग्रेटर देन 5, तो मना कर देगा, क्योंकि 0 5 से बड़ा तो नहीं होता, तो फॉल्स आएगा। एरर थोड़ी देगा कि एरर है, फॉल्स मना कर देगा, ये बात गलत है। एरर थोड़ी है प्रोग्राम में, एरर तो सही है। ठीक है, अब सर वो एटीएम वाला एग्जांपल, मान लो मेरे खाते में 500 रुपए हैं और मुझे 400 निकालने हैं, तो निकल आएंगे क्योंकि अवेलेबल बैलेंस इज ग्रेटर देन विड्रॉइंग अमाउंट। लेकिन अगर सर 500 निकालूं तो तब भी तो निकल ही आएंगे। लेकिन सर वो लॉजिक फेल हो जाएगा ग्रेटर देन वाला, क्योंकि कई बार मुझे ग्रेटर पे भी काम करना है और बराबर हो तब भी काम करना है। तो अब मैं दो कंपैरिजन अलग अलग ना करके एक साथ ही कर सकता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि ये दो बातें चेक हो रही हैं। 10 यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड अगर ग्रेटर है राइट वाले से तब भी ये ट्रू दे देगा, और अगर लेफ्ट वाला ग्रेटर ना होकर बराबर हो गया तब भी ट्रू दे देगा। ध्यान क्या रखना है, जब हम कंपैरिजन इक्विटी वाला करते हैं इंडिपेंडेंटली तो दो बार इक्वल टू सिंबल लगाते हैं। जब ग्रेटर के साथ करते हैं तो एक ही बार लगाना है, दो बार नहीं लगाना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो मिला दिया, ये ग्रेटर देन हो गया और ये इक्वल टू वाला कंपैरिजन हो गया, नहीं, जब मिलाकर यूज करोगे तो एक ही बार लगाना है। सर ऐसे क्यों? हमने कहा अंग्रेजी में नहीं पूछा किसी ने, ऐसे क्यों? फुल की स्पेलिंग FULL होती है, सक्सेसफुल में एल हटा देते हैं, तो फुल अकेला लगाओगे तो एल दो बार आएगा और किसी के साथ बोलोगे तो एक ही बार एल आता है, ऐसा क्यों? ये तो इंग्लिश मैंने उससे पूछो बुझाने का। तो सेम हम कह रहे हैं भाई, जिसने पाइथन बनाई उसने सिंटेक्स दिया है, अब उसमें थोड़ी कुछ कर सकते हैं हम कि उसने ऐसा क्यों करा वैसा क्यों नहीं करा। अब जैसा करा वैसा पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है ना। अपनी लैंग्वेज बना लो, अपने में दो लगा देना, और क्या है, और जो पढ़ेगा उसको आपकी बात माननी पड़ेगी फिर। अब तो तर्क हम कर सकते हैं किसी लॉजिक वाले पार्ट में, सिंटैक्स में नहीं कर सकते। तो अब जैसे ग्रेटर देन होता है ऐसे ही लेस देन होता है। लेस देन सिंबल होता है लेफ्ट साइड एरो, किसको छोटा मानेगा? हमने कहा सब लेफ्ट को ही मानते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन का फोकस लेफ्ट वैल्यू को होता है, लेफ्ट वाला छोटा लेफ्ट वाला बड़ा है तब ये ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। तो 10 इज लेस देन 20, हमने कहा सही है, ट्रू। फिर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 10 इज लेस देन 0। सर ये तो गलत है, 10 छोटा नहीं होता 0 से, गलत है मतलब फॉल्स। सेम लेस देन और इक्वल टू, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, दोनों में से एक ही बात अगर सही होगी तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा। तो 10 छोटा है 20 से या बराबर है, दोनों में से एक बात भी सही है तो ट्रू।
तो सर ट्रू तो आएगा क्योंकि छोटा तो है ही, बराबर नहीं है। तो अब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, 6 तरह के हमारे क्या हो गए, ये कंपैरिजन हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रियल लाइफ में ढेरों एप्लीकेशन है जहां पर हमारा यूज होता है कंपैरिजन का। और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा एप्लीकेशन आप देखोगे जहां पर कंपैरिजन ना होता हो, क्योंकि हर एप्लीकेशन लॉगिन तो करोगे ही, लॉगिन करोगे तो पहले चेक तो कर लें आपके आईडी पासवर्ड वही हैं जो आपने दिए थे, तो कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। जहां भी पैसा आएगा चेक तो कर लें उतना है कि नहीं है, है ना। तो कंपैरिजन के बिना शायद ही कोई एप्लीकेशन बनेगी। फिर एरर आ जाएगी, है ना। ये कहना है कि अगर मैं पहले इक्वल टू लगा दूं फिर लेस देन लगा दूं, देख लेते हैं, हो सकता है ये भी चल जाए, है ना, क्योंकि सिंटैक्स हो गया ये तो। अब ये भी अगर होता है तो चल जाएगा, नहीं होता है तो एरर आ जाएगी। अगर बनाने वाला ऐसे बना देता तो हम कुछ कर नहीं पाते उसमें, हमें ये पढ़ना ही होता, फिर वो वाला गलत हो जाता जो हम पढ़ रहे हैं अभी। बनाने वाला चाहता तो दोनों बना के दे सकता था, हमें पढ़ना ही होता, कुछ है तो है नहीं इसमें अब करने के लिए। चलो, फिलहाल अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी तक जो जो मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं ये सब बाइनरी कैटेगरी में आते हैं, अर्थमेटिक भी, असाइनमेंट वाला भी, और अभी रिलेशनल या कंपैरिजन वाला भी। अब जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं इसमें आपको दो चीजें नई दिखेंगी, जो अब तक के ऑपरेटर जो हम पढ़ रहे थे उसमें नहीं थी। पहली चीज क्या आपको दिखेगी, अब तक जितने भी ऑपरेटर्स थे उनके सिंबल थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स सिंबल से नहीं दिखाए जाते। पाइथन में इनके लिए कुछ कीवर्ड्स यूज करे गए हैं इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को दिखाने के लिए प्रोग्राम में। तो पहला चेंज आपको जो देखेंगे वो ये कि इस बार कोई सिंबल नहीं होगा, कोई कीवर्ड होगा जो लॉजिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा नया क्या देखोगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स टोटल 3 तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं रिकॉल करवाऊं आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर 7 तरह के होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, पावर, और 3 तरह के डिवाइड, ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन, 7 हो गए टोटल। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर 4 तरह के होते हैं, सिंपल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट, चेन्ड असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट। उसके बाद 6 तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। लेकिन लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और ये हमारे बाइनरी है। और जो तीसरा वाला है लॉजिकल नॉट, ये हमारा कैसा होता है, यूनेरी ऑपरेटर होता है। मैं लिख देता हूं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम बूलियन पे चलते हैं, वर्क विद बूलियन, रिटर्न्स बूलियन रिजल्ट, यानी कि ना बूलियन ही चाहिए और रिजल्ट भी है ट्रू फॉल्स वापस करेंगे, ना ट्रू फॉल्स ही चाहिए और ट्रू फॉल्स ही वापस करेंगे हमारे लिए। वर्क विद बूलियन, रिटर्न्स बूलियन रिजल्ट। अब इनमें से एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और। तो ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं बाइनरी कैटेगरी। और जो तीसरा वाला है जिसका नाम है लॉजिकल नॉट, ये होता है यूनरी कैटेगरी। तो पहली बार कोई ऐसा ऑपरेटर आप पढ़ोगे जो एक ही ऑपरेंड से काम करता है, दूसरा मांगेगा ही नहीं आपसे। चलिए अब इनको समझते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन में किस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल ऑपरेटर्स को याद रख पाएंगे, जब आपको दो कंपैरिजन के बिहाफ पर फाइनल रिजल्ट चाहिए हो,
तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने होते हैं। आप इतना ज्यादा टेक्निकल जो मैंने लिखा है, अगर इसकी जगह पर सिर्फ एक लाइन याद रख लो कि जब कभी आप मल्टीपल कंपैरिजन के बेस पर सिंगल रिजल्ट चाहते हैं, तो उन मल्टीपल कंपैरिजन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है। एग्जांपल, आपने फेसबुक पर या जीमेल पर लॉगिन करना है, अपनी आईडी दे दी, अपना पासवर्ड दे दिया, दोनों चीजें पहुंची सर्वर पे, आईडी आईडी से मैच हो गई, ट्रू, लॉगिन करा दें? पासवर्ड चेक नहीं करोगे? पासवर्ड पासवर्ड से मैच होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके फाइनल क्या मिलना चाहिए मुझे? ट्रू, तब लॉगिन कराएंगे। और अगर एक भी गलत हो गया तो लॉगिन नहीं कराएंगे। तो इस बार मुझे दो कंपैरिजन करने पड़ेंगे, आईडी का आईडी से, पासवर्ड का पासवर्ड से, और फिर दोनों कंपैरिजन ट्रू आने चाहिए। यानी कि इन दोनों रिजल्ट को फिर से मैं क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा कि दोनों ट्रू आए कि नहीं आए। अगर दोनों ट्रू आए हैं तब मैं फाइनल ट्रू मानूंगा। तो ये दो ट्रू को मिलाकर सिंगल ट्रू कौन लेकर आएगा? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है? दो कंपैरिजन को मिलाकर फाइनल रिजल्ट चाहिए तो आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है इसका एप्लीकेशन में यूज जो होता है। और जो टेक्निकल मीनिंग है वो मैंने लिख दिया सामने कि बूलियन मांगेगा, बूलियन वापस करेगा, और ऐसे ऐसे होता है। अब मैं करके दिखाता हूं। प्रिंट, मैंने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इक्वल टू 5। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट या किसी भी लैंग्वेज से है पाइथन को छोड़कर, तो वहां पर लॉजिकल एंड एक सिंबल से रिप्रेजेंट होता था 2 टाइम्स M%। इसको हम बोलते थे एंड। सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, PHP में इसको एंड कहते हैं। पाइथन ने इसको यूज ना करके पाइथन ने एंड कीवर्ड बनाया, और एंड कीवर्ड से एंड ऑपरेटर को दिखाया। तो पहली बार आप एक ऐसा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं जिसका सिंबल नहीं है, जो कीवर्ड से दिखाया गया। ठीक है, और बहुत सारे मिलेंगे आगे जाकर। अगर करते हैं तो तैयार रहेंगे एरर के लिए, क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर इसे पहचानेगा ही नहीं। इंटरप्रेटर बनाते समय उसकी डेफिनेशन में इस वाले कॉन्सेप्ट को डाला ही नहीं गया है, तो एरर देता रहेगा। एंड, तो अब किस आधार पर ये जो एंड है ये हमें रिजल्ट लाकर देता है, हमने कहा ये मैं बता देता हूँ। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड की ट्रुथ टेबल। तो ट्रू एंड ट्रू का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक लाइन बताऊंगा जिससे आपको याद आसानी से हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद आप जानते भी होंगे। इतना सारा ध्यान ना रखकर अगर बस मैं एक बात याद रख लूं कि जब दोनों ट्रू तभी रिजल्ट ट्रू, नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। जब दोनों ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू है, नहीं तो कुछ भी हो, पहला वाला ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दूसरा ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, फॉल्स। दोनों ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आता है। ये ट्रुथ टेबल हो गई इसकी। तो अब ये बताओ, ये पहला कंपैरिजन है, इससे रिजल्ट क्या जनरेट होगा? ट्रू। ये दूसरा कंपैरिजन है, इससे रिजल्ट क्या जनरेट होगा? ट्रू। अब ट्रू एंड ट्रू क्या रिजल्ट देगा फाइनली हमारे लिए? ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 5 = 4, तो ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा? बाकी आप और भी करके अपने हिसाब से देख लेना। अब जिस तरह से ट्रुथ टेबल
लॉजिकल एंड की है, उसी तरह से ट्रुथ टेबल होती है लॉजिकल और की। लॉजिकल और एक लाइन में याद हो जाता है, कोई भी एक ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, कोई भी एक ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब अगर मैं सिर्फ इतना ही चला दूं, ये ट्रू, ये फॉल्स, और का रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एक तो ट्रू हो ही चुका। तो कोई भी एक ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आता है। ठीक। लॉजिकल नॉट कह रहा है कि मैं एक ही ऑपरेंड आपसे मांगूंगा, पहले मैं आऊंगा और मेरे बाद कोई बूलियन वैल्यू आएगी। अगर वो बूलियन वैल्यू ट्रू है तो मैं उसको अपोजिट करके फॉल्स कर दूं, और अगर मेरे बाद जो बूलियन वैल्यू लिखी है वो फॉल्स लिखी है तो मैं उसको ट्रू कर देता हूँ। यानी क्या करता है, ये सिंगल वैल्यू पे काम करता है, दो पे काम नहीं करता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनेरी। एक ही ऑपरेंड चाहिए इसको, और जो भी आप इसे देंगे उसका ही अपोजिट कर देगा। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर नॉट 5 = 5, तो वैसे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू, लेकिन इसके पहले हमने लगा दिया नॉट। अब इसके क्या बना देगा रिजल्ट को, ये फॉल्स बना देगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ज्यादातर एप्लीकेशन ट्रू, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की देखी गई है। लॉजिकल नॉट रेयरली यूज होता है, 100 प्रोग्राम बनाओगे तो कोई एक ही मिलेगा जिसमें आपने लॉजिकल और नॉट लगाया हो, लेकिन 100 में 90 मिल जाएंगे ऐसे जहां पर ये लगा रखे। हाँ, कहाँ हो रहा है, अरे तो सही कर लो ना, गलत लग गया होगा। ठीक है, कोई भी एक ट्रू होने पर ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, ये सही कर लेना। और करके देख लो, नहीं तो दोनों फॉल्स हैं। 10 छोटा है 5 से, हमने कहा नहीं। 5 बराबर है 4, हमने कहा नहीं। दोनों ही नहीं तो रिजल्ट भी नहीं, मतलब फॉल्स। चलिए, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ज्यादा बार हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को जब बहुत सारे कंपैरिजन कर लेते हैं और उनको कंबाइन करके सिंगल बूलियन रिजल्ट चाहिए होता है, तो लॉजिकल एंड या लॉजिकल और से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। C++ जावा में लॉजिकल और को पाइप, PIPE, इसे बोलते हैं पाइप, 2 बार पाइप सिंबल से दिखाते थे। पाइथन में और कीवर्ड होता है जिससे आपको दिखाना। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, आगे के जो ऑपरेटर्स हैं कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का है पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।